नमस्कार मित्रों, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं राजेश सिंह आप लोगों को हिंदी व्याकरण का भाग 2 आज देने जा रहा हूं, जिसमें पहले भाग में हम लोगों ने देखा था वर्ण के बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा देखा था, हम लोगों ने देखा था कि व्याकरण किसे कहते हैं। दूसरी बात कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा देखा था। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो मित्रों, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। यानी कहने का मतलब कि हिंदी वर्णमाला को कुल 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं पहला भाग स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। तो मित्रों, आज हम देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है। देखिए कि यह जो स्वर होता है, पहला भाग स्वर है, दूसरा भाग व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा कैसे दी जाती है। तो मित्रों देखिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों का उच्चारण जो होता है स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। ऐसे परिभाषा लिख लेंगे कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहा जाता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम स्वर के नाम से जानते हैं। मित्रों, स्वर जो होता है, स्वरों की संख्या हिंदी में कुल 11 होती है। स्वरों की संख्या हिंदी में कुल 11 होती है, जिसको हम कहते हैं अ, आ, ई। जैसे होता है स्वर की संख्या 11 होती है, इसमें है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यह जो होते हैं हिंदी के कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। यदि मित्रों देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, लेकिन इसी में अंग और अ जो होता है, जिसे अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो यह सोचना पड़ेगा कि इस अनुस्वार और
विसर्ग को क्या कहा जाता है? तो मित्रों हिंदी में ये जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, इन अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। इसे अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। अधन योग धन वाह, मतलब जिसका योग न होते हुए भी साथ साथ वहन करते हैं। ऐसे वर्ण जिनका योग न होते हुए भी वे साथ साथ वहन करते हैं, इन्हें बिन बुलाया मेहमान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वर्ण होते हैं इन्हें हम कहते हैं बिन बुलाया मेहमान। इसे हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। इसे हम अनुस्वार और अ को हम कहते हैं विसर्ग। इसे अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार के नाम से जाना जाता है, अनुस्वार, और अह को हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। विसर्ग के नाम से इसे हम जानते हैं। इस प्रकार से मित्रों देखिए, यह अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। यह न ही स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इसे अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो अब स्वरों के भेद कितने होते हैं? स्वरों के भेद कितने होते हैं, इससे पहले देख लिया जाए कि स्वर किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, उसे हम स्वर के नाम से जानते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहा जाता है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यह 11 स्वर कहलाते हैं। इसी के साथ साथ जो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, इन अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं। मित्रों हम देखेंगे कि स्वर के कुल कितने भेद होते हैं। तो मित्रों स्वरों के भेद, स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। मित्रों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। मित्रों ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत, और यह स्वरों का प्रकार, पहला प्रकार है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, समय के अनुसार। तो मित्रों मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और देखेंगे कि इस ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है, छोटा स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वरों की कुल संख्या 4 होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कुल 4 होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी में मूल स्वरों की कुल संख्या
4 होती है, जिसे हम कहते हैं अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। इसी को कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या 4 कहा जाता है। अ, ई, उ और री। इसी को हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। इसे छोटा स्वर भी कहते हैं, इसे एक मात्रिक भी कहते हैं और इसे मूल स्वर भी कहते हैं। अतः देखिए, अब हम देखेंगे कि दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का उल्टा देखिए, दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ, ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ, तो इसको हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ लघु स्वर है, ये लघु का विलोम होता है गुरु, लघु का विलोम होता है गुरु, तो इसे गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। छोटा का विलोम होता है बड़ा, छोटा का विलोम होता है बड़ा, इसे बड़ा के नाम से भी, बड़ा स्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक मात्रिक का विलोम देखेंगे थोड़ा सा। हिंदी में जो गिनती के विलोम होते हैं वह उस गिनती के दूना होते हैं। जैसे 1 का विलोम 2 होता है, 2 का विलोम 4 होता है, 4 का विलोम 8 होता है। इस प्रकार से एक मात्रिक स्वर इसको हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे संधि स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। संधि स्वर के नाम से भी इसे हम जानते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा संधियों का निर्माण होता है। तो देखिए मित्रों, इसकी संख्या कुल 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 7 होती है, या इसको देवनागरी लिपि में लिखें तो 7 ऐसे लिखा जाता है। इसमें दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 होती है, जिसको कहते हैं कि पहला है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, और होता है ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से यह कुल 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 दीर्घ स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के 7 हो जाती है। देखिए, यह दीर्घ है, इसको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, बड़ा स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और यहाँ पर इसे संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों देखिए, यहाँ एक मात्रिक स्वर, यानी कहने का मतलब कि ह्रस्व स्वर में एक ही मात्राएं लगती हैं, ह्रस्व स्वर में एक ही मात्राएं लगती हैं, लेकिन दीर्घ स्वर में कुल 2 मात्राएं होती हैं। जिसे आ पे 2 मात्रा लगाई जाती है, ई पे, बड़ी ई पे 2 मात्रा लगाई जाती है, बड़ा ऊ पे 2 मात्रा लगाई जाती है, यानी कि यह द्विमात्रिक स्वर भी कहलाता है। साथ ही साथ इसे हम संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि अ, ई, दीर्घ ई और दीर्घ उ, अ जो होता है अ धन अ के योग से बनता है, अ धन अ बराबर आ, माने कि ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो जाता है। और यहाँ पर यह ई और ई मिलकर के बड़ी ई हो जाता है, तथा साथ ही साथ ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर के यहाँ पर आपका हो जाता है बड़ा उ हो जाता है। कहने का मतलब कि इसमें दीर्घ संधि होती है, इन तीनों में दीर्घ संधि होती है। यह ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, यह भी ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है? इन तीनों में दीर्घ संधि होती है, इन तीनों में दीर्घ संधि होती है। देखिए, आ, ई और उ में दीर्घ संधि बनती है। अब देखेंगे हम कि ए और ओ में यहाँ पर गुण संधि होती है। दीर्घ संधि के साथ
यहाँ पर गुण संधि होती है तथा अय और औ में इन दोनों में मिला करके वृद्धि संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। इस वजह से इसे हम संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, यहीं पर यह भी देख लिया जाए कि यह जो होता है ए ऐ ओ औ, इसी को हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन चलिए आगे देखेंगे अगले पैटर्न में कि यह संयुक्त स्वर कैसे होता है। आगे है मित्रों, देखेंगे कि अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, उन वर्णों को हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे मित्रों देखा जाए तो यहाँ पर प्लुत स्वर, इसको मिटा देते हैं, प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। अगला है प्लुत स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो मित्रों इसको अगर इसकी परिभाषा करनी रहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे यदि कह दिया जाए ओम, यदि कह दिया जाए ओम, यदि ओम कह दिया जाए तो इसमें यह 3 की तरह से इसका चिन्ह होता है। प्लुत स्वर का 3 की तरह से इसका चिन्ह बनाया जाता है। जैसे ओम, ओम कहने में 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे कहा जाता है ओम, 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे मित्रों जब बच्चा बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए इसे क्या हुआ है। डॉक्टर साहब उसको देखने के लिए उसका मुंह खुलवाता है, जीभ देखने के लिए मुंह खुलवाता है, कहता है कि बेटा हाँ करो हाँ। तो बच्चा क्या करता है? हाँ करता है। जब हाँ करता है तो उसमें उसका यह प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। हाँ करता है तो प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। और बच्चे को जब उसकी माता, मिट्टी खाने के बाद बच्चे को जब उसकी माता चाटा लगाती है तो बच्चा क्या है? प्लुत स्वर का उच्चारण करने लगता है। और साथ ही साथ जब गायक स्वरों का उच्चारण, गायक जो स्वरों का संगीत का उच्चारण करता है तो भी वह प्लुत स्वर का उच्चारण करता है। जैसे आ करके लोग गाते हैं, शास्त्रीय संगीत में भी प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। यदि खाली कमरे में आवाज़ दी जाए, आवाज़ की जाए, कोई बोलता है तो वहाँ पर भी आवाज़ गूंजती है और प्लुत स्वर का उच्चारण हो जाता है। जैसे पटाखे की आवाज़, पटाखे की गर्जन, गोला की आवाज़ में भी प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को बुलाना है, हमने कहा हे तो थोड़ी नज़दीक तक आवाज़ जाती है, हमने कहा हे थोड़ी दूर तक जाती है। माने कहने का मतलब कि 3 गुना से अधिक समय, और दूर है तो कहते हैं हे करके तेजी से बुलाते हैं, तो वह प्लुत स्वर का उच्चारण होता रहता है, प्लुत स्वर का उच्चारण हो जाता है। और साथ ही साथ मित्रों प्लुत स्वर के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आजकल डीजे चल रहा है, डीजे में वो जो साउंड होता है, एक बार बोलते हैं तो कई बार उसकी आवाज़ आती है, वह भी प्लुत स्वर का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो मित्रों देखें कि प्लुत स्वर, अब देखेंगे कि प्लुत स्वर तो हो गया, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमने देखा वहाँ पर कि प्लुत स्वर, यहाँ देखिए प्लुत स्वर की संख्या जो होती है 8 होती है। प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। कौन कौन सी? देखिए अ,
और धन और धन अधन साथ साथ देखेंगे कि बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ और औ, दो, दो चार, दो छः, एक साथ अ, आ, यहाँ आ भी होता है, यहाँ आ भी होता है, अ के साथ साथ आ भी होता है। अ, आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ और दो, दो चार, दो छः, दो, आठ, इनका उच्चारण करने पर प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि किन वर्णों का प्लुत नहीं बनता है। तो किन वर्णों का प्लुत नहीं बनता है? ई का, है ना, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री का प्लुत नहीं बनता है। तो क्यों नहीं बनता है? जब हम ह्रस्व ई का उच्चारण करते हैं, प्लुत बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह दीर्घ ई में बदल जाता है। किसमें? दीर्घ ई में बदल जाता है और दीर्घ ई का प्लुत स्वर बन जाता है, न कि ह्रस्व ई का बनता है। उसी तरह से यहाँ पर ह्रस्व उ का जब हम दीर्घ बनाते हैं तो ह्रस्व उ का हम यदि प्लुत बनाते हैं तो यह प्लुत बनने से पहले दीर्घ उ में बदल जाता है और दीर्घ उ का प्लुत बनता है, न कि ह्रस्व उ का बनता है। साथ ही साथ री भी है, री इसी तरह से री का भी उच्चारण करने पर दीर्घ री में बदल जाता है और दीर्घ री का प्लुत बनता है, न कि ह्रस्व री का प्लुत बनता है। तो मित्रों इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह हुआ मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों के भेद। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यह हुआ आपका लगने वाले, है ना, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के भेद। तो मित्रों अगली वीडियो में हम आगे वाले स्वर का वर्गीकरण देखेंगे।